माननीय अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, महीने के प्रत्येक तीसरे शनिवार को साय 2 बजे से 4 बजे तक जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में नए व इच्छुक सभी अधिवक्ताओं के लिए विधि व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, जो ये आयोजन माननीय श्री हरिभजन लाल श्रीवास्तव द्वारा किया गया है, ये बहुत ही नेक काम है और ये एक अच्छी शुरुआत है। हम अधिवक्ताओं को इससे बहुत अच्छी विधि के बारे में जानकारी मिलेगी, नए नए कानूनों के बारे में जानकारी मिलेगी और हमें अपनी परिस्थिति न्यायालय में किस तरीके से करना है, इसके बारे में सहजता पूर्वक जो इस शिविर के माध्यम से मुझे मिलेगा, वो हमारे लिए भविष्य में बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए हम हरिभजन लाल श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो आपने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे इस बाबू सुमित्रानंदन लाइब्रेरी में प्रारंभ किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपका हृदय से आभार है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसमें हमारे लायक जो भी सहयोग आप कहेंगे, चाहे आज पद पर हूँ कल नहीं रहूंगा, इसके बाद भी जब भी आप जहां भी जैसा भी आप मुझे चाहेंगे, मैं आपके लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों का आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सब प्रत्येक शनिवार को यहाँ जरूर उपस्थित हों और हरिभजन लाल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम ऐसे अनवरत आने वाली पीढ़ी चलाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरिभजन। बाबू सुमित्रानंदन लाइब्रेरी, सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात आप सभी देवतुल्य अधिवक्ता बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आशा है आप लोग मेरा प्रणाम अवश्य स्वीकार करेंगे और आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। तो ये निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, इसके लिए हमारे बड़े भाई हरिभजन लाल श्रीवास्तव जी वास्तव में बधाई के पात्र हैं। केवल शब्दों से इनको नवाजा जाना उचित नहीं है। यही नहीं, ये तो हमारे क्षेत्र और गांव और जवार के भी हैं और हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। और बड़े भाई की तरह जब हम लोग कचहरी में आए, जब मैं ये नहीं जानता था कि हमारे गांव जवार हमारे क्षेत्र के हैं, तब इन्होंने हमको सहयोग करना शुरू किया। वो तो मैं बहुत बाद में जान पाया कि आप हमारे ही क्षेत्र जवार के हैं और आप हमको मार्गदर्शन देते हैं। तो आप लोगों का और खास तौर से भाई हरिभजन लाल श्रीवास्तव का जो प्यार, जो दुलार, जो स्नेह हम लोगों को मिल रहा है, ये अनवरत मिलता रहे। इसके लिए हम लोगों को जो भी दिशा निर्देश देना हो, थोड़ा मैं विलम्ब से आया, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि वो स्वास्थ्य का कारण है। तो उसके लिए मैंने पहले ही क्षमा मांगा था कि भैया निकलूंगा, पहुंचूंगा, लेकिन हो सकता है सीढ़ी चढ़ना है तो हो सकता है कुछ विलम्ब हो जाए। तो उस विलम्ब के लिए सेक्शन 5 में हमको रिलीफ दे दीजिए आप लोग, म्याद अधिनियम का। और मैं बड़े भाई हरिभजन लाल श्रीवास्तव जी से कहूंगा कि आज कुछ प्रशिक्षण शुरुआती दौर में हम लोगों को भी दे दें, क्योंकि अधिवक्ता कभी परिपक्व नहीं होता। कभी तो अपने सीनियर से सीखता है, तो कभी वो अपने जूनियर से सीखता है। जब हम आते हैं कचहरी में तो अपने सीनियर की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं और सीनियर ही हमारा यहाँ गुरु होता है, जो कि वास्तव में सम्मान का पात्र होता है। कमियां तो हर जगह हैं, मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन कमियां हर जगह हैं। लेकिन उन कमियों को हटाते हुए ये ध्यान में रखना कि ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमको उंगली पकड़ के चलना और ककहारा कचहरी का सिखाया है। फिर जब हम
थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं, हम समझते हैं कि अब हम काफी कुछ जान गए हैं, तो हमारे यहाँ नया अधिवक्ता आता है, तो हमको मोबाइल चलाना नहीं आता, नेट चलाना नहीं आता। जिस समय मोबाइल आई एंड्रॉइड फोन तो मैंने खरीद लिया था, लेकिन नेट पे कोई चीज खोज नहीं सकते थे, तो छोटे छोटे बच्चों से मैंने सीखा। मैंने कहा ज्यादा बेहतर सिखाएंगे। फिर जूनियर आए, आज भी मैं अपने जूनियर से सीखता हूँ। ये अपनी कमी नहीं जाहिर होने देता हूँ, ये भी मेरी अपनी कमी है, या जान लीजिए हमारी धर्महठता है। हम अपनी कमियों को छिपाते हैं, लेकिन हम जैसे कुछ अधिवक्तागण ऐसे हैं जो ये भी कह देते हैं कि भाई ये हमको नहीं आता है, इसको आप ही लोग हम लोगों को बताइए। तो कुल मिला के ये कहना कि कोई भी व्यक्ति यहाँ संपूर्ण है, ये एकदम सरासर गलत है। कचहरी में रोज व्यक्ति सीखता है। यही मैं बाबू सुमित्रानंदन श्रीवास्तव यहाँ की घटना बताऊं। एक मुकदमा वो लड़ रहे थे, संजोग से जो एक फाइलें थी उसमें हमने भी उनको एंगेज किया था, तो मैं उनके यहाँ जाता था। फाइनल हियरिंग जब होने लगी तब उस मुवक्किल ने बताया कि वकील साहब एक चीज आपको बता दूं, अभी तक मैंने कहीं बताया नहीं था, लेकिन क्या है बताओ। उसने कहा साहब जबकि घटना बताई जा रही है उसके 10 दिन पहले से लेके उसके महीनों बाद तक मैं जिला कारागार बस्ती में था। उसका जो है जेल में रहने का टिकट की जो है वो पूरा हमने सर्टिफाइड कॉपी ले लिया है। तो बाबू सुल्तानंद ने कहा अरे मूर्ख, अभी तक क्यों नहीं तुमने मुझको बताया। तो कही वकील साहब बुरा ना माना जाए, हो सकता है कि हम वकील बीच में बदले पर तब कहाँ हुआ। तो बाबू सुमित्रानंदन मुस्कुराने लगे, कहने डराओ तुम्हारी पीठ थपथपा दे, तुम मुझसे भी ज्यादा होशियार हो, ठीक है लाओ उसको फाइल में लगा दो। दौरान बहस वही उन्होंने प्ली लिया और वो मुकदमा छूटा। तो क्लाइंट भी हमको सिखाता है, और यही नहीं, आज तक कोई भी परीक्षार्थी की जब कॉपी चेक होती है तो जो एग्जामिनर होता है वो उससे ज्यादा योग्य होता है। लेकिन एक अधिवक्ता ऐसा व्यक्ति है जिसका एग्जामिनर लगाता तो अंगूठा है, लेकिन जब वो हमको पास करता है उस एग्जाम में तब हमको वकालतनामा लगाने की अनुमति देता है। तो हमारा एग्जामिनर तो अंगूठा लगाने से लेके और बहुत योग्य तक होते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी परीक्षा बहुत कठिन है। अभी तो जो बार काउंसिल वाले परीक्षा करा रहे हैं वो करा रहे हैं, उसमें तो थोड़ा बहुत पैसा वैसा चल जाता है, उसको तो पास करना आसान है, पढ़ लिए तो भी पास करना आसान है। लेकिन वो जो अंगूठा छाप हमारा एग्जामिनर मुवक्किल आता है उसकी असली परीक्षा हमारी वो लेता है। तो हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अंगूठा लगाने वाले एग्जामिनर से लेके और किसी भी एग्जामिनर तक का सारी परीक्षा आप लोग पास करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। और इस प्रशिक्षण शिविर से जरूर इसको अटेंड करें। ना पूरा समय मिले 10 से 15 मिनट के लिए आइए, समय मिले तो पूरा 2 बजे से 4 बजे तक आइए। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये कानून है, कानून में कुछ ना कुछ मिलेगा। तमाम घटनाएं हरभजन जी के साथ होती हैं, तमाम मेरे साथ होती हैं, तमाम आप लोगों के साथ होती हैं। यही हमने देखा है कि फैसला हम कराते हैं, बेल हम कराते हैं और बांड हमारा ही भाई 100 रुपया में जाके भरता है। तो ये सब कमियां दूर होनी चाहिए। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए, मैं फिलहाल थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूं कि जैसे किसी फाइल में भैया का वकालतनामा लग गया है तो मुवक्किल से ये कहना कि जब भैया रहेंगे तभी मैं आपकी पैरवी कर पाऊंगा, और वो नहीं रहेंगे तो मैं आपकी पैरवी नहीं कर पाऊंगा। और या उनसे आप नो ऑब्जेक्शन लिखा लाइए तब मैं रहूंगा।
जैसा कि हाई कोर्ट वगैरह में व्यवस्था है। इस पर मैंने पहल भी किया है। ये जो केसेज हैं इसमें जब बेल के पॉइंट पे आर्गू करना होता है तो योग्य अधिवक्ता रखे जाते हैं। अब जब उस योग्य अधिवक्ता के जूनियर या मुंशी को 10 रुपया मिलना होता है तो यहाँ तमाम ऐसे अधिवक्ता आ जाते हैं जिनको कानून के नाम की कोई जानकारी नहीं, जो केवल दलाली करते हैं और वो ना तो लॉ का अध्ययन कर रहे हैं और ना ही लॉ ग्रेजुएट हैं और ना ही रजिस्टर्ड हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो इनसे भी थोड़ा बचने का आप लोग प्रयास करें। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि जो बच्चे लॉ के विद्यार्थी हैं कल को उनको यहाँ आना है, ऐसे लोगों को आप लोग जो भी सीनियर्स हैं ये करें कि कुछ शिक्षा तो दे ही दे। पहली शिक्षा तो ये दे दें कि बैंड ना लगाओ, कोट ना पहने। दूसरी शिक्षा ये दे दें कि कभी भी जब कोर्ट में कोई सीनियर आपसे चला जाए तो आप तुरंत सीट छोड़ के रिगार्डेड तरीके से आप उसको रिस्पेक्ट करें, जिससे आपको बहुत कुछ मिलता है। और किसी को मिले या ना मिले, हमको तो खूब मिला है। मैं किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता के यहाँ गया हूँ, कोई भी काम लेकर के, कोई भी उसमें हम पूछने के लिए, तो हमको सबने सहयोग किया है। और अब समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हरभजन भाई देख रहा हूँ नाराज हो रहे हैं कि आपका समय में बेवजह ले रहा हूँ। तो मैं नेता नहीं हूँ और ना मुझे राजनीति आती है। मैं आप ही बीच का आपका भाई हूँ। आपको पुनः प्रणाम करके ये मंच अपने बड़े भाई हरभजन लाल जी को, जिनका ये मंच है, उनको सुपुर्द करता हूँ। आप सबको पुनः जो लोग विलम्ब से आए हैं एक बार हमारी तरफ से सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता। सबसे पहले तो यहाँ जितने लोग आज आए हैं, ऐसे गहमा गहमी चुनाव के माहौल में, जबकि आशा नहीं थी, सारे लोग चुनाव में लगे हुए हैं, तो इतनी संख्या में आप लोग आए, इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देखिए, पहले हम थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में 2-4 शब्द बोलेंगे, इसके बाद टॉपिक पर लेकर चलेंगे, विशेषकर नए लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले कचहरी में जब भी हम आप पैर रखे हैं, जो हमारा अनुभव रहा है वही हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं कि कचहरी में शुरुआत जो है, एक शब्द आता है तहजीब, मैनर, प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब यह है कि लोग लॉ पढ़ करके आते हैं, प्रोसीजर पढ़ करके आते हैं और यहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कुछ और ही चल रहा है। तो हमारे नए बच्चे कहीं न कहीं गर्म हो जाते हैं, अझुरा जाते हैं, कानून की बात कर लेते हैं, कहीं हलकार से कहीं अधिकारी से, और थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाता है कि हम लॉ क्या पढ़कर आए हैं, लॉ क्या है, प्रोसीजर क्या है, और लोग करवा रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि पोलाइट वे में हलकार, पेशकार, अधिकारी से पोलाइट वे में पेश हो, कभी इरिटेट ना हो, कभी उनको नाराज ना करें, क्योंकि उन्हीं के साथ हमेशा रहना है। कभी सही काम, कहीं गलत काम, हर चीज के लिए बातचीत करनी है। तो किसी से टेंशन मत लीजिए, किसी से इरिटेट मत होइए, किसी झगड़े मत कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ सिखाइए। पहला ये है। दूसरा ये है कि आपके पास जब क्लाइंट आते हैं तो क्लाइंट के लिए 2-3 चीज करनी है। एक चीज तो ये करनी है कि कोई क्लाइंट अगर आ रहा है तो ज्यादातर परिचय में ही आता है, चाहे हित रिश्तेदार, गांव जवार क्षेत्र का आता है, तो चाय पानी पीने के लिए आग्रह करता है। तो क्लाइंट के साथ अगर जाए, बहुत आग्रह कर रहा है, तो पैसा अपने पास से दे, भले उसी से पैसा लेकर दे, लेकिन अपने पास से दे। क्लाइंट के पैसे से किसी भी चाय की दुकान पर चाय न पिए। ये शुरुआती दौर के लिए हम अपनी बात बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इससे पोजीशन से ध्यान रखें तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तीसरी चीज, हम लोग जब कचहरी में आते हैं वकालत करने की नियत से, तो यहाँ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। व्यवहारिक कठिनाइयां ये आती हैं
कि जो बेस है वकालत का बेस है रेवेन्यू, राजस्व। भले आप राजस्व की वकालत न करें, आप सोच लिए हैं कि हम क्रिमिनल की वकालत करेंगे, केवल सेशन देखेंगे शुरू में ही, ठीक है, लेकिन बेस जानना बहुत जरूरी है। बेस का मतलब यह होता है कि आप, जैसे वकील का काम आर्गुमेंट करना, ड्राफ्टिंग करना, दाखिल करना, कुछ काम मुंशी का होता है, कुछ आहलकार का होता है, लेकिन सीखना है आपको। अधिकारी का भी रखना है, अधिकारी को भी बताना है अगर कहीं फंस जाता है कि ऑर्डर शीट कैसे लिखना, जजमेंट कैसे लिखना, जजमेंट में क्या त्रुटि है, ऑर्डर में क्या त्रुटि है। आहलकार पेशकार, जब आप नॉलेज लेकर चलेंगे तो आहलकार पेशकार अधिकारी आपसे दबेंगे कि हाँ ये मेच्योर है। प्रैक्टिकल क्या चल रहा है उसके गहराई में मत जाइए। तीसरी चीज जो सबसे अहम चीज है वो ये है ईमानदारी। ये प्रोफेशन पग पग पर बेईमानी के अवसर है, इस प्रोफेशन में पग पग पर बेईमानी के अवसर है। इसलिए क्लाइंट को क्या मैसेज देना, ये मैसेज देना मेरा अधिवक्ता ईमानदार है, ठगेगा नहीं मुझको, मेरे साथ छल नहीं करेगा। दूसरा मैसेज ये जाना चाहिए मेरा अधिवक्ता मैच्योर है, कानून जानता है, अगर वो जानते हैं तो ये भी जानता है, किसी मामले में कम नहीं। और अपनी बात को पोलाइट वे में कहना है, अधिकारी के मूड के हिसाब से कहना कि अधिकारी सुनना क्या चाहता है। कभी कभी होता है क्लाइंट को खुश करने के लिए उसकी क्लाइंट की बात को इत्मीनान से सुनिए और सारी बात सुनिए, इसके बाद आप निष्कर्ष निकालिए कि किस बात को रखना, किस बात को नहीं रखना है, कानून कायदा के लहजे में उसको ले जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी कभी क्लाइंट को खुश करने के लिए, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग अनावश्यक आर्गुमेंट करते हैं, अधिकारी समझता है कि टॉपिक से हट गए। तो पहले टॉपिक पर आपको आर्गुमेंट करना, अधिकारी सुनना क्या चाहता है, क्योंकि देखिए अब ज्यादातर लोग सुनने नहीं सकते, आप बोल रहे फाइल उधर चली गई, बोल रहे फाइल उधर चली गई। तो जितना आवश्यक है आपके लिए ऑर्डर अपने पक्ष में लाने के लिए उतना बोलिए। अगर अवसर अधिकारी सुनने को दे रहा है, सारी बात रखा। तो ये थोड़ा सा हमने प्रोफेशनल एथिक्स बताया। और हम देखिए, हम तो कोशिश करेंगे हर लाइन का बताने का टॉपिक पर, लेकिन उसके लिए हम प्रश्नोत्तरी देंगे कि लोग जानना क्या चाहते हैं, किस पर जानना चाहते हैं। जानना क्या है, देखिए जानना यह है, हम यहाँ इसको ऊपर ले जा रहे हैं। जो कानून है किताब में लिखा हुआ बेयर एक्ट में, उसको कुछ ना कुछ सारे लोग पढ़कर आए हैं, लोग यहाँ पढ़ते रहेंगे, अभ्यास होता रहेगा, नहीं रहेगा। देखिए सारा कानून, सारी प्रक्रिया वकील नहीं जान सकता है और जानना चाहिए भी नहीं। जानेंगे तो दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा लोड हो जाएगा, जानना नहीं चाहिए। खाली इतने जानना चाहिए कि संबंधित विषय पर अगर कानून खोजना हो तो मिलेगा कहाँ, किस एक्ट के किस सेक्शन में मिलेगा, किस ऑर्डर के किस रूल मिलेगा, और इस टॉपिक पर कहाँ के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहाँ है, केस ला क्या है। खाली खोजना जानिए, किताबें रहेंगी आपके पास, तुरंत खींच लेंगे और खोज लेंगे। नहीं खोजेंगे भटकना पड़ेगा, सबसे पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसका भी आगे चल करके हम करेंगे। तो सिविल की प्रैक्टिस में, क्रिमिनल की प्रैक्टिस में रेवेन्यू के मैटर को लेकर, जगह जमीन के लेकर के सारी चीजें होती है। तो जब भी हम लोग, आज थोड़ा सा हम टॉपिक रेवेन्यू का ही लेंगे। देखिए जो हम बात कर रहे हैं, जैसे छोटी छोटी बातें भी जानना जरूरी है दबाव बनाने के लिए। जैसे आप हल्का पेशकार के पास गए, आप देखें सिविल में हर पेपर पर कावन काटू गाटू और खा लिखा जाता है। अक्सर तमाम हल्कार पेशकार कंफ्यूज हो जाते हैं, अनपढ़ कर देते हैं, कहीं कावन काटू कर देते हैं। जब नॉलेज रहेगी बताओगे तो भी दब जाएगा। जब नॉलेज रहेगी कि किस पेपर पर कावन पड़े, तो ये हमको जानना जरूरी है। कावन अगर पड़ेगा तो सूची पत्र पड़ेगा, डिग्री ले रहे, इतने कावन पड़ता। बाकी में इसमें आ जाइए तो आपका जो शपथ पत्र, 7 शपथ पत्र देते हैं, और जो ये बिना जो तामिला सम्मन है उस पर आपका पड़ता है। गाटू में सारे दरखास्त, सारी आपत्तियां गाटू में जाती है, एडजस्टमेंट आपका में जाता है। छोटी छोटी बातें नॉलेज रखना है, किसी छोड़ नहीं देना कि तो हल्कार का है तो पेशकार का, गलत करेगा तो कैसे आप समझेंगे। जानना बहुत जरूरी है, मेरा ये कहना जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम शुरुआत करेंगे राजस्व से। राजस्व से शुरुआत करेंगे। राजस्व में रिकॉर्ड के बारे में जानना जरूरी है, और लंबा है। लेकिन जब आप मुआयना में जाएंगे, रिकॉर्ड में जाएंगे, तो पुराने रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, और पुराने रिकॉर्ड में बीघा हिस्सा लिखा हुआ, धुर लिखा हुआ, कैसे समझ पाएंगे। तो थोड़ा बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है।
और राजस्व की शुरुआत हम थोड़ा सा कर रहे हैं। बेसिक चीज ये है, जितने रिकॉर्ड में आप जाएंगे तो उस रिकॉर्ड में जो है ये इस तरह का निशान मिलेगा। अगर 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा है तो इसके इधर लिखा जाएगा। अगर 5 बिस्सा, 10 बिस्सा, 15 बिस्सा तो यहाँ लिखा, जैसे 1 बीघा 15 बिस्सा लिखना हुआ तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे लकीरी खींची जाएगी, ये 1 बीघा 15 बिस्सा हो गया ये। और अगर 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 3 बिस्सा, 4 बिस्सा आ रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा 1 बिस्सा। अब ये पढ़ा जाएगा 1 बिस्सा 15, ये 16 बिस्सा, 1 बीघा 16 बिस्सा पढ़ा जाएगा। कहीं कहीं जब ज्यादा लिखावट हो जाती है तो ये छोड़ देते हैं, वैसे लिख देते हैं, और धूर आपका इधर आ जाएगा, धूर आपका इधर आ जाएगा। तो 20 धूर का 1 बिस्सा हुआ और 20 बिस्सा का 1 बीघा हुआ। ये पैमाना चलता है, ये पैमाना चलता है। कहीं भी रिकॉर्ड में जाएंगे देखेंगे तो इस तरह की लिखावट मिलेगी। अगर 1 बीघा 12 बिस्सा लिखना हुआ, 10 धूर लिखना हुआ तो आप यूं लिखेंगे 1 बीघा, ये 10 बिस्सा, ये हो गया 10 और ये हो गया 2 और ये हो गया 10, ये ऐसे लिखा मिलेगा 1 बीघा 12 बिस्सा 10 है। छोटी बात, लेकिन जानकारी रखेंगे तभी वहां मुआयना कर पाएंगे। दूसरी चीज, ब्रिटिश शासन रहा जब देश आजाद नहीं हुआ तो उसके पहले भी जो गवर्नमेंट चली ब्रिटिश शासन की, उसने जमीनों का बंदोबस्त कराया और उस बंदोबस्त में हर गांव का नक्शा बना है, हर गांव की एक जिल्द बनी है जिसको जिल्द बंदोबस्त बोलते हैं, जिल्द बंदोबस्त बोलते हैं। जमींदारी प्रथा थी, अंग्रेजों ने जमींदारों को रेंट लेने के लिए दे दिया था, ये गांव ये गांव ये गांव ले लीजिए। अब वो जमींदार आपस में कहीं कहीं लड़ गए, कहीं कहीं किसी जमींदार को एक ही गांव मिला और किसी किसी जमींदार को कई गांव मिला, और जमींदार लड़ गए कि इनका रेंट हम लेंगे, इनका रेंट हम लेंगे। जिस गांव के जमींदार आपस में लड़े रेंट को लेकर, उस गांव का बंटवारा हुआ, पार्टीशन चला। एसडीएम रैंक के अधिकारी बैठते थे तो उनके यहाँ मुकदमा चला। मुकदमा इस बात के लिए चला, हमारे आपके रिकॉर्ड के लिए नहीं बना था, जो संजोग है वो रिकॉर्ड बन गया, आज यूज हो रहा, काम में आ रहा है। वो लोग आपस में लड़े कि इनका रेंट हम लेंगे क्या इनका रेंट आप लेंगे, और उसके लिए मुकदमा चला और गांव का बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया, उसका कोर्रा बन गया, खसरा बन गया, नक्शा बन गया। और ये तय हो गया कि यहाँ तक का नक्शा जो बना है वो इनके जमींदार के हक में रहेगा, यहाँ तक का रहेगा इनके जमींदार के हक में रहेगा। कोर्रा खसरा नक्शा बन गया, और वो जो कोर्रा खसरा नक्शा बन गया, उस हिसाब से पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट 2 ही थे, एक खेवट था, एक खतौनी थी, 2 ही थे। खेवट जमींदारों का था, स्वामित्व, प्रोप्राइटरशिप। जमींदार क्या करते थे, कुछ जगह जमीन अपने कब्जे में रखते थे, खुद करते थे, जिसको खुद कास्ट बोला गया, कुछ उनके मातहत थी उसको सीर बोला गया, और कुछ लोगों को दे दिया। इस तरह सब टेंडेंसी सिकमी कास्ट का, जिसको सिकमी बोला गया। तो गांव का जो नक्शा बना, गांव का जब बंटवारा हुआ तो गांव, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ आबादी बसी हुई है, तो इस गांव का एक नंबर पड़ गया जिसको बोलते हैं डी नंबर, एक नंबर अलॉट हो गया, उसको बोलते हैं डी नंबर। और इसके बाद इसमें तमाम नंबरान बने, इसको बोला गया सिकमी नंबर, इसको बोला गया सिकमी नंबर। सिकमी नंबर में तो 2-3 शब्द आता है, एक आता आइजन, एक आता मीजान। तो मीजान का मतलब योग होता है, जोड़ दिया उसको बोलते हैं मीजान। और एक आता गोसा, गोसा सब, गोसा माने कार्नर। जैसे प्लाट है, ये प्लाट है और इस प्लाट का कहीं थोड़ा सा कोना है, एक गोसा हो गया इसका रकबा ये। तो जो खेवट बना वो इस बात का बना कि ये गांव इस जमींदार के मातहत है, इसको देना है। उसमें खेवट में उसका जो है ओनर वो जमींदार होता था, जमींदार का पेपड़ा होता था गांव वाइज खेवट। उसका अब कोई महत्व नहीं रह गया, जब जेडीएनएलआर एक्ट है, जमींदारी उन्मूलन है, उसका महत्व खत्म हो गया, खेवट को कोई मतलब नहीं है, नहीं खतौनी का मतलब है। तो एक चीज तो ये जानिए कि फसली ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक के समय को ये फसली बोला जाता है। 1 जुलाई से 30 जून तक के समय को एक फसली ईयर बोला जाता है। और सन 1952 को 1360 फसली दिया गया, 1360 फसली। यही से कैलकुलेशन हुआ, इसके पीछे की खतौनी को 59, 22, 23 कर दिया, इसके बाद की खतौनी को कर दिया। ये खतौनी
जो एक्चुअल कल्टीवेशन में काश्तकार थे उनका नाम इसमें अंकित था। एक्चुअली जमींदार कोई था, किसी पट्टी की जमीन थी, और एक्चुअल जो कल्टीवेट करते थे सारे किसान लोग, जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया तो एक्चुअल जो टीनेंट थे उनको राइट देने के लिए जमींदारी अधिनियम आया कि जमींदारों के अधिकार खत्म किए जाए। तो उसको तो हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जगह एलआर एक्ट पढ़ लेंगे, सारी जानकारी हो जाएगी कि जमींदारों के साथ क्या बंदोबस्त किया, क्या उनको दिया, क्या कुआं और ट्यूबवेल और पेड़ और खुद कास्ट और सिर्फ उनको दिया, बाकी जिस जो जोत बो रहा था उसको राइट दे दिया। राइट 4 कैटेगरी में दिया, जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट है, 4 कैटेगरी में दिया, घुमदरी दिया, शेरदारी दिया, अधिशासी, आदिवासी, 4 तरह के हुए, बाद में बदलते हुए आए। उसको तो पढ़िएगा, देखिएगा, जान लीजिए, सारी चीज हो जाएगी। लेकिन 4 तरह के का मुआयना इसीलिए किया जाता है, 2 बात से किया जाता है कि पूर्व के खतौनी में क्या था। कभी कभी ऐसा होता है कि खतौनी में कोई चीज आई, दूसरी खतौनी जब इससे बनी तो इसमें छोड़ दिया गया, यहाँ मुकदमा खड़ा हो गया कागजात दुरुस्ती का, धारा 35-39 पहले था, धारा 38 आ गया। 30 विवाद शुरू हुआ, किसी का नाम होना चाहिए, 4 वारिस थे, कहीं का एक का छोड़ दिया तो 229 भी, धारा 144 आ गया, उसका इलाज उसमें करेंगे। कोई बंटवारा चाह रहा है तो बंटवारे केस आ गया, धारा 176 था एलआर एक्ट में, 116 इसमें, ये सब तो देख लेंगे, सारा चीज है। हम केवल मुआयना के लिए बता रहे हैं कि आप मुआयना जब करने जाएंगे तो मकसद यही सब निकलेगा, कहीं कहीं यही मतलब निकलेगा। और कहीं कहीं पर जो आपकी प्रॉब्लम आती है इस खतौनी में देखने में, मुआयना करने में, कभी कभी लोग आते हैं, गांव के लोग पूछते हैं सेजरा, सेजरा जब मांगते हैं तो पुराना नाम खोजते हैं, कहाँ मिलेगा सेजरा, आज फला का नाम है, फला का नाम है। तो अब जब पुराने रिकॉर्ड में जाएंगे तो इसके पहले में पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम, तो जब पुरानी खतौनी देखेंगे तो जो उससे पकड़ लेंगे तो आपको सेजरा पता चल जाएगा, आप बता देंगे कि हाँ ये वंशावली है, सारी चीजें ये आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप खतौनी का मुआयना, उसका जब कालम जाने रहेंगे खतौनी का, देखिए खतौनी में यहां मान लीजिए क्रम संख्या हो गई, यहाँ नाम हो गया, किसकी जमीन है, यहाँ प्लाट नंबर हो गया, कब से धारित किया ये हो गया, रकबा हो गया, दे दिया गया, उसी बीघा बिस्सा धुर में मिलेगा पुरानी खतौनी में, ये सारी चीजें मिल गई। लास्ट वाला जो कॉलम होता है उस कॉलम में जो अधिकारियों के आदर्श होते हैं इसमें फेर बदल करने के लिए कि इनका नाम काट कर इनका चढ़ाया जाए, इनका नाम काट कर इनका चढ़ाया जाए, इसी में अमल दरामद होती है। देखिए पहले खतौनी 1 साल की थी, आपको 1361 फसली तक खतौनी 1 साल की मिलेगी, एनुअल 1 साल की खतौनी होती थी। बाद इसके ये प्रक्रिया उसकी, तो ये जानना जरूरी है। ऐसे जो डी का कुर्रा खसरा है उसको भी थोड़ा जान लीजिए, डी का कुर्रा खसरा है उर्दू में, इसलिए हम आप मुआयना नहीं कर सकते हैं, किसी उर्दू वाले से कराएंगे, लेकिन उर्दू का जब हिंदी देगा तो उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, तभी हम आगे अपना केस। जैसे खतौनी होता है एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में, वैसे डी के आबादी के बारे में खतौनी होता है जो बताता है उसका ओनर कौन है, उसका डी नंबर रहेगा, किसी पट्टी की जमीन है, 5 कैफियत होती है उसमें, और उसका प्लाट नंबर, कौन मौके पर काबिज है, कौन उसका है, और प्लाट नंबर, रकबा, ये रहता है। और जो आबादी का खसरा होता है उसमें 13 कॉलम होते हैं, 12 कॉलम में उसमें भी रहेगा डी नंबर रहेगा, सबसे पहले डी नंबर रहेगा, इसके बाद नाम रहेगा किससे प्लाट बिलोंग करता है, प्लाट नंबर रहेगा, उसका रकबा रहेगा 1 2 3 4, उसको सिकवी नंबर बोलते हैं, और उसका जो रकबा आगे रहेगा, लंबाई चौड़ाई। अभी आजकल देखा भी किसी से भी किसी भी प्लाट को नपवाइए, 10 लेखपाल 10 तरह का नाप कर देगा, लंबाई चौड़ाई, रकबा नहीं निकाल पाएगा एक्यूरेट उसका। और उस समय के लोग देखिए कितना टैलेंटेड थे कि हर प्लाट का, हर सिकवी नंबर का उन्होंने लंबाई चौड़ाई लिखा। कैसे? उत्तर इतना है, दक्षिण इतना, औसत इतना, पूरब इतना है, पश्चिम इतना, औसत जाता था। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया, औसत आ गया। मान लीजिए लंबाई चौड़ाई असमान है तो दोनों 1 कर दिया, दोनों करके 1/2 कर दिया तो वही औसत हो गया। जैसे मान लीजिए इधर 5 है और 5 लट्ठा है, इधर मान लीजिए 5 लट्ठा है,
अच्छा लगता तो 6-5-11 करके आधा कर दिया, ये हो गया औसत। और औसत का जब गुणा करेंगे तो वो रकबा आ जाएगा जो रकबा है। ये आबादी खसब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें, तो माइंड मेकअप करना, माइंड में कोई बैठाना है, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बस 1323 में मिलेगा, 1292 में मिलेगा और 1322 में मिलेगा बंदोबस्त, जो सरकारी बंदोबस्त हुआ है जमींदारी टूटने के पहले। उस बंदोबस्त ही बेस है, बेस। जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया, JNLR एक्ट आया 1952 में, तो उसने 59-56 को बेस माना और उसी को बेस मान करके 1360 फसली तैयार किया और उसी में सत्ता आ गया कि कौन किस गांव की चकबंदी हो गई। आबादी नहीं टच किया गया। ये सरकार कोशिश कर रही घरौनी बनाने का, घरौनी बन गया तो उसका भी पर्रा खसरा आबादी, इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर घरौनी गांव की बन गई तो। लेकिन गांव का जो बंदोबस्त था उसका सिविल रूल्स जनरल है, उसमें व्यवस्था दी गई, एडवोकेट एक्ट में भी व्यवस्था दी गई रजिस्ट्रेशन के बारे में। 6 महीना ट्रेनिंग दी गई, साल भर ट्रेनिंग दी गई। क्या ये प्रशिक्षण जो हम सीनियर के पास है, यही प्रशिक्षण आइए उसी प्रशिक्षण का हम एक्स्ट्रा क्लास चला रहे हैं कि वही प्रशिक्षण को 8 साल 10 साल किसी के सीनियर जूनियरशिप में काम कर रहे हैं, हम भी कठिनाई झेल रहे हैं। लोग बताते नहीं थे पहले, पूछने पर भी नहीं बताते थे, कहते थे चलते रहिए समझ में आ जाएगा, देखते रहिए समझ में आ जाएगा, कोई बताता नहीं था पहले। अभी भी हम जब घुमा रहे थे, सर्जन ने कहा कि जो चीज हमें नहीं बताते हैं वो आप मन से सारी चीज बता देंगे, ऐसे भाव लोगों के हैं। तो हम चाहते हैं अपने में मेच्योर बने, ये न रहा कि हम नहीं जानते। सब कायदा 16 अक्सर आता है, तो बहुत बड़ी सजबरता की कायदा 16 बनाइए, बहुत बड़ी नाम नहीं लेंगे, मेरा कायदा 16 क्या होता। तो ये जनरल रूल सिविल के 1542 में दिया गया कि आप नियम दिया गया, उसी नियम में गड़बड़ी हो जाती है, सीनियर से किसी समझना पड़ता है, कोई टोक देता है। नियम दिया गया का फुल टेप के मध्य में दाहिने साइड में आप जो है, ये सब फिक्स है, वर्डिंग फिक्स है, थोड़ा सा घटा बढ़ा लेंगे तो वर्डिंग फिक्स है। ये सब बिल बांड कैसे भरना है, सब एक दिन भर लेंगे, 2 दिन भर लेंगे, सब आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल समय लगा करके बिल्कुल जान लीजिए, 15 दिन 1 महीने में बिल्कुल जान लीजिए कि हमको ये सब आता है, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं। एक इशारा के भैया अर्जेंटमेंट लिख दीजिए, फिर इसमें वारंट निकाल लिख दीजिए। तो इसको थोड़ा सा अगर जान लेंगे तब खाली आपको कानून जानना रहेगा, लॉ जानना रहेगा। अपने बल पर भी जानेंगे, सीनियर से भी मदद लेंगे, मोबाइल का भी सहारा लेंगे। जानना क्या है, बेयर एक्ट की वर्डिंग दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा बैठा लीजिए कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है, जो लॉ प्रोवाइड किया है, जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया है, वो न्याय को दृष्टि में रखकर नहीं बनाया, वो अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है अपने में। हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर उसी सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन करते हैं, सरल करते हैं। सरल करने से हो जाता है कि सेम मैटर का कोई केस है तो हमको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ता, वही रूलिंग हम साइड कर देते हैं और उसको फॉलो करके उसी हिसाब से निर्णय दे देते हैं। और कहीं कहीं पर लेजिस्लेचर की वर्डिंग साइलेंट है, न्याय देने के लिए साइलेंट है, उस पर अल्लाह ने कुछ बोला, खामोश है, मना नहीं। तो वहां पर अपने विवेक से हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस बिंदु पर अपने विवेक से न्याय देते हैं और जिस बिंदुओं का सहारा लेते हैं वो केस लॉ बन जाता है, रूलिंग बन जाता है, नजीर बन जाती है। तो ऐसी जब नौबत आए, और एक बात जान लीजिए, जितने भी लॉ बने हुए हैं उस लॉ प्रोसीजर में अगर कहीं भी न्याय देने में कठिनाई हो रही है तो निश्चित जानिए उस पर किसी न किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आपको केस लॉ मिलेगा, चाहे गुवाहाटी हाई कोर्ट जाना पड़े, खोजना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके केस में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि लॉ साइलेंट है और न्याय उचित है, यही इसलिए लाभ अधिकारी कह रहा कानून दिखाओ, क्योंकि अधिकारियों के हाथ पग पग पर कानून दिखाइए, पग पग पर कानून, दावा दाखिला लेकर निर्णय तक पग पग पर कानून दिखाइए। कानून की त्रुटि ही है कि अपर कोर्ट जजमेंट को सेटिस्फाइड करके केस रिमांड कर देती है, त्रुटि ही है, उसको जजमेंट लिखने नहीं आया। जो फाइल में एविडेंस थी, जो डॉक्यूमेंट थे, जो एविडेंस आई, उसको ठीक से डिस्कस नहीं किया, पढ़ा नहीं, अपीलेट कोर्ट ने उसमें कमी पाया, केस रिमांड कर दिया, जजमेंट सेटिस्फाइड कर दिया। कमी है। अधिवक्ता क्या करता है, कोई केस आता है, बिगड़ बिगड़ा केस आता है, कोई आर्डर शीट पढ़ता, इतनी मोटी फाइल में आर्डर शीट पढ़ता, जजमेंट पढ़ता, कहीं कहीं कमी मिल जाती है।
किसी न किसी केस लॉ से या स्टेट्यूटरी लॉ से कहीं कहीं उसका उल्लंघन हो रहा, पकड़ लेता, खर्च करता, तो इसी पर रिमांड करा, इसी पर केस उलट, तो लाभ मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा। अगर किसी केस में ऐसा आ रहा है तो कहीं कहीं मिलेगा। होता क्या है कि जो सीनियर जिस परिस्थिति में देखे, छोटी छोटी गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं, पर नक्सल में हम बता दें, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। जैसे एनआई एक्ट का मामला, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं एनआई एक्ट में, जबकि कुछ नहीं है। एनआई एक्ट में चेक डिसऑनर हुआ, और चेक डिसऑनर होने के जो बाउंस की आपको रिपोर्ट मिलती है बैंक से जिस डेट में, उस डेट के दूसरे दिन से 30 डेज आपकी मियाद है नोटिस देने की। उस पक्ष को नोटिस दीजिए और 15 दिन का समय दीजिए कि आप 15 दिन में जो चेक में उल्लिखित धनराशि अदा कर दीजिए, न कोर्ट में हम आपके एनआई एक्ट के तहत धारा 138 में केस लाएंगे। आप नोटिस दे दीजिए। अब 15 दिन उसको राइट दिया गया, स्टेट्यूटरी राइट दिया गया, 15 दिन उसको समय दिया गया पैसा देने का। 15 दिन के अंदर आप केस नहीं ला सकते, परिवार नहीं कर सकते। आप 15 दिन वेट करेंगे, बल्कि 3 दिन और वेट करेंगे रजिस्ट्री पहुंचने का। इसके बाद 15 दिन के बाद तब आप कंप्लेंट धारा 138 के तहत फाइल करेंगे। छोटी छोटी बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्लेम का पिटीशन है, क्लेम के पिटीशन में पहले 3 साल 1 साल मियाद हुआ करती थी, बाद में 2004 में मियाद खत्म कर दिया, और इसके बाद अब इधर जो नया एक्ट है उसमें 6 मंथ कर दिया। एक्सीडेंट हुआ 6 मंथ में आप क्लेम दाखिल कर दीजिए, नहीं आपका केस खत्म, आपको कोई मियाद नहीं मिलेगी। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है, और इसी सब के लिए हम कार्यक्रम चलाने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में सफल हुआ, इसके लिए जो है हम अपने गुरुदेव श्रद्धेय हरभजन लाल श्रीवास्तव जी का बहुत आभार तहे दिल से व्यक्त करते हैं, और आप सभी अधिवक्ता बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप लोग जो आए और इतना बहुमूल्य समय दिए हम लोग को, और आप भी इससे लाभान्वित होंगे, और हमारे गुरुजन बिंदु की जो इच्छा है वह कम से कम, जो सिखाने की इच्छा थी वह कम से कम पूर्ण होगी, और आप सभी लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहे, यही जो है हम लोग की इच्छा है। और हम लोग इस कार्यक्रम को, अगर आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग का विशेष सहयोग केवल इतना ही रहे कि आप लोग समय पे, चाहे आप आधा घंटा के लिए आइए, चाहे 1 घंटा के लिए आइए, और चाहे शाम तक 5 बजे तक आइए, लेकिन आप लोग जितना समय देंगे उतना हम लोग पूरी टीम के साथ इस जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अनवरत करते रहेंगे। और इस बात के लिए जो है हम अपने श्रद्धेय गुरु जी को माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। अरे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अरे तो अब जो है कार्यक्रम का समापन, और आप